जिन 4 में से 3 में सबमिट कर दिया उसमें से कितने को मानेंगे आप? सवाल इस बात का है, क्योंकि लोग घबराए हुए हैं। लोगों को पता है कि सत्ता के सामने या सरकार के सामने उनका सबसे मजबूत हथियार वोट देने का अधिकार होता है। इस सरकार ने और चुनाव आयोग ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब जनता, मजदूरों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है उनके वोट के अधिकार को छीनने की। वो हम नहीं होने देंगे। और आपसे मेरा पलटकर सवाल है, इतने लोगों ने अपना फॉर्म भर के डाल दिया है, इसमें से आप कौन से डॉक्यूमेंट्स पर उनको मान रहे हैं? लोगों के अंदर यह भय है कि वो बाढ़ के दौरान भी बजाय सुरक्षित होने के अपने कागज ढूंढने पे आपने पूरे प्रदेश को लगा दिया है। कितनी विडंबना है कि जिस आधार से वो 11 डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, जिसकी सूची जारी की गई है, वो आधार मान्य नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस वोटर आईडी कार्ड से सरकार चुनी गई उसको मान्य नहीं है। तो फिर ये तो सरकार भी कटघरे में खड़ी है, फिर ये सरकार भी अवैध है। जो एमपी और सांसद चुन के यहां से गए वो भी अवैध है। एक ये बात है। दूसरी बात, आपने जनवरी में समरी रिव्यू किया था, आपने वोटर आईडी कार्ड इशू किए थे, वोटर लिस्ट इशू हुई थी। 6 महीने में ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि आपको स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करना पड़ रहा है? और अगर 2003 के बाद सारे अवैध नंबर ऐड हैं, सारे अवैध लोग ऐड हैं, तो फिर तो ये सरकार भी अवैध है। आपने तो लोकतंत्र को लाके कटघरे में नीलाम कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठता है। चुनाव आयोग के पास उसका कोई जवाब नहीं है। एक हेयरिंग के दौरान जज साहब को कहना पड़ा कि मेरे पास भी शायद ये 11 प्रमाण पत्र नहीं होंगे। हर व्यक्ति को लाइन में खड़ा कर उसकी नागरिकता क्यों प्रूफ की जा रही है? आप होम मिनिस्ट्री नहीं है, आप चुनाव आयोग हैं। आपका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोकतंत्र में जुड़ाना, उनसे वोटिंग डलवाना। आप तो लोगों को लगातार हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी का ये भी कहना है कि सीमांचल में, खासतौर पर किशनगंज में हमने देखा है कितने लोग अब आवासीय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कितने फर्जी वोटर्स वहाँ हैं और खासतौर पर रोहिंग्यास और साधारण लोगों पर निशाना है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। मैं आपको इसका 2 जवाब दूंगी। अगर लोग घुस आए हैं, अगर जिनकी भी आप बात कर रहे हैं घुसपैठिए हैं, 11 साल से मोदी जी सत्ता में काबिज हैं, 20 साल से नीतीश बाबू सत्ता में काबिज है, तो ये दोनों लोग झुंझुना बजा रहे थे क्या कि लोग घुसपैठ करते गए? फिर तो अमित शाह को तुरंत बर्खास्त करिए। महाफेल्ड होम मिनिस्टर है, उनकी नाक के नीचे घुसपैठ, जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठ होने लगता है। दिल्ली में घुसपैठ होने लगता है, बंगाल में होने लगता है, बिहार। तो अमित शाह क्या झुंझुना बजाने का काम कर रहे हैं? पहला मेरा जवाब ये है। दूसरा, लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लग गया है कि आप उनके वोट का अधिकार छीन रहे हैं। आप पटना में आधार को मानेंगे लेकिन आप सीमांचल में नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? और ये सवाल आप लोग को उठाना चाहिए। ये सवाल उठाना जरूरी है क्योंकि आपने मन बना लिया है लोगों के वोट के अधिकार को छीनने का। बीजेपी एमपी जो सीधी से एमपी है राजेश मिश्रा, वहाँ पर जब विरोध हो रहा था खराब रास्तों का, तो उन्होंने कहा कि जिस औरत को अगर दिक्कत होती है डिलीवरी के समय तो हमें बता दें, उन्होंने 1 हफ्ते पहले। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ। एक गर्भवती महिला ने उनसे कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, सड़क बनवा दीजिए। उसने कहा जब डिलीवरी की डेट होगी बताना, उठवा लेंगे। एक सांसद जिसका काम है अपने कार्य क्षेत्र, अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने क्षेत्र में जाकर सड़कें बनवाने का, व्यवस्था को सुचारू करने का, जनता को आराम पहुंचाने का, वो एक प्रेग्नेंट महिला से ये कह रहा है कि तुम्हारी जब डिलीवरी होगी हमें बता देना। क्यों बता देंगे तुम्हें? आप सांसद हैं, आपका काम सड़क बनवाना है। आपका काम गर्भवती महिलाओं का ब्यौरा इकट्ठा करना नहीं है। थोड़ी मर्यादा, थोड़ी शर्म रखिए। और इस तरह की अभद्रता पर पूरी बीजेपी चुप है और आधी आबादी के खिलाफ अपराध पर चुप है। और अगर महिलाओं की कुछ हेल्प करने जाओ तो बड़ा बवाल मच जाता है। ये दिखाता है कि बीजेपी का कितना पाखंड है और कितना दोहरा मापदंड है। महाराष्ट्र के एक मंत्री का वीडियो आता है जिसमें बैग फुल ऑफ करेंसी उनके पास दिखाई देती है, लेकिन वो साफ इनकार कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, वो पैसा दरअसल है ही नहीं। तो वो पैसे के बीच में बैठे कैसे हुए अगर उनका नहीं है? एक कमरा है, उस कमरे में पैसा भरा हुआ है, बैग भरे हुए हैं, वहां पर मंत्री जी बैठे हुए हैं। तो मंत्री जी वहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं? मंत्री जी बैठकर वहां से मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं कि आपने नोटबंदी करी थी, उसके बाद भी इतना पैसा है, ये किसका पैसा है, ये कहां से आया, इन बैगों में किसने भरा, ये किस लिए भरा गया, क्या इससे चुनाव चोरी करने की बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। सवाल ये खड़ा होगा, नोटबंदी हुई थी, कहा गया था काला धन चला जाएगा, काला धन स्विस बैंक में तिगुना हो गया है, और यहाँ पे देखिए मंत्री जी लेकर अपने पास बैठे हुए हैं। इन बातों का जवाब पूछिए ना। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस आगे रही? क्योंकि बिहार में आए दिन बिहार रक्त रंजन से बिल्कुल भरा हुआ है। बिहार में रोज कोई ना कोई अपराध का, हत्या का, आगजनी का मामला सामने आता है। बिहार में दिन दहाड़े कारोबारियों की गोली मारकर हत्या हो रही है, चाहे वो गोपाल खेमका हो, रमाकांत यादव हो, विजय मेहता हो, तमाम ऐसे लोग हैं।
बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 2,12,000 से ज्यादा महिलाएं जो है वो उत्पीड़न का और जघन्य अपराधों का शिकार है। 62,000 से ज्यादा बच्चे शिकार हैं। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार नंबर 2 पर है। हत्या की कोशिश के मामले में नंबर 2 पर है। महिला अपराध बेधड़क बढ़ता जा रहा है बिहार में। तो ये सब हो रहा है। सुरक्षित कौन है? सुरक्षित दामाद जी का कुत्ता है, क्योंकि उस कुत्ते के लिए सारा जिला, सारा प्रशासन, सारी पुलिस लग गई। कुत्ता मिल गया, अच्छी बात है, मुबारक हो। ऐसा ही प्रतिबद्धता, ऐसी ही शिद्दत यहाँ के लोगों के लिए भी दिखाइए। ये और जब तक ये नहीं होगा, बिहार का रक्त रंजन और लहूलुहान जो बिहार है वो नहीं रुक रहा है, और ये दिखाता है कि कैसे कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।